हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो इस पार्ट को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के प्रोबेबिलिटी टॉपिक को। तो पहले स्टार्ट करते हैं, वेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या है। तो प्रोबेबिलिटी में जो फर्स्ट टर्म आता है वो उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस पे आपका स्टडी करना है, तो वो सब रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल्स है। जैसे कि अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, एक डाई को रोल किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें से एक आंसर को पिक किया, या अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो उसमें से आपने ट्रू या फॉल्स को पिक किया। वो जो भी एक्सपेरिमेंट है पिक करने का, वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आउटकम्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, आउटकम्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आउटकम प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि टॉसिंग ए क्वाइन, रोलिंग अ डाइस। तो दो या दो से अधिक डाइस हो तो डाइस को रोल कर रहे हैं। तो ड्राइंग ए कार्ड, अगर आप कार्ड पिक कर रहे हैं तो वो एक एग्जाम्पल है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वेरी शॉर्ट में हम आगे और चलते हैं। हम बात करते हैं सैम्पल स्पेस का कि सैम्पल स्पेस क्या है। तो सैम्पल स्पेस क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो किसी एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, उसके जो कलेक्शन होंगे उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस। फिर हम बात करते हैं इवेंट। तो इवेंट क्या है? एक पार्ट है सैम्पल स्पेस का जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, जिसको हम गेस करते हैं। तो ये फेवरेबल आउटकम है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो हमारा इवेंट होगा। किसी एक्सपेरिमेंट का आपका जो फेवरेबल आउटकम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं हमारा फेवरेबल आउटकम, अगर हम गेस कर रहे हैं कि 1 आए तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा। इवेंट एक सबसेट है आपका सैम्पल स्पेस का। सैम्पल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं हम, और यहाँ पे हम डिनोट करेंगे एस से, और इवेंट को ई से डिनोट करेंगे। कुछ आगे और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं डायरेक्टली, हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स है और नंबर ऑफ़ आउटकम्स है, यानी कि नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस है, इन दोनों का यह है क्या है, रेशियो। तो प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ़ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे एन ई नंबर ऑफ़ इवेंट है और एन एस आपका क्या है, सैम्पल स्पेस। एन ई हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ इवेंट है, और एन एस हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो इन दोनों के रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि यह प्रोबेबिलिटी है। अगर हम सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और इस तरह के वैसा इवेंट जिसको प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम बोलते हैं वो सर्टेन इवेंट है, वो फिक्स है, वो आएगा। जैसे आप एक डाई को रोल कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 कोई आ जाए, तो डाई रोल होगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, 1 से लेकर 6 तक, तो सर्टेन है कि कुछ ना कुछ आ जाएगा। एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो इस तरह का जो इवेंट होंगे उसको हम बोलेंगे कि हमारा सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है हमारा, कि ये डेफिनेट है, ये आएगा ही आएगा। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। मैक्सिमम 1 होगा और 0 होगा, 0 और 1 भी कंसिडर होगा। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो तो उस तरह के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे कि, और उसको 5 से डिनोट करते हैं। तो उस तरह के इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे कि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और कॉइन के टॉस में बोल रहे हैं कि 5 आ जाए, तो कभी भी कॉइन के टॉस करेंगे तो 5 नहीं आ सकता है, तो 5 आना एक इम्पॉसिबल इवेंट है। एक डाई को रोल कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि हेड आ जाए तो डाई को रोल करेंगे तो कभी भी हेड नहीं आ सकता है। एक
डाई के रोल करने पे या किंग आ जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया, इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स दिखा। अभी हम बात करते हैं तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवेंट को। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट हम 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करते हैं। एक हम बात करें फर्स्ट में डिपेंडेंट इवेंट। तो वैसा इवेंट जो एक ही सैंपल स्पेस के अंदर में हो और उन दोनों इवेंट के बीच में कुछ कॉमन हो, उनके बीच में कुछ कॉमन है, तो इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट है। E1 और E2 यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यह दोनों सेम सैंपल स्पेस के बीच में है, लेकिन उसमें कॉमन भी कुछ है, तो इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं ये हमारा डिपेंडेंट इवेंट है। फिर हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। तो वैसा इवेंट जिसमें जो सेम सैंपल स्पेस के हो और इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 इज 5 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया 2 टाइप के इवेंट्स का, डिपेंडेंट इवेंट वैसा इवेंट जिसमें कुछ कॉमन हो, और इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसमें कि कुछ भी कॉमन ना हो। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट का, वो थोड़ा अलग है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब दोनों इवेंट की डिपेंडेंसी अलग अलग है। एक इवेंट आपका दोनों इवेंट अलग अलग है और दोनों के सैंपल स्पेस भी अलग अलग है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में E1 और E2 हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक डाई को रोल कर रहे हैं। एक कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस कर रहे हैं, फिर सेकेंड टाइम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम उसका हेड और टेल आना, दूसरी बार में हेड और टेल आना, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों के सैंपल स्पेस अलग है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपका है इंडिपेंडेंट इवेंट का है, जिसमें कि आपका सैंपल स्पेस अलग अलग होंगे, ये मेन डिफरेंस है। और इवेंट तो अलग अलग होंगे ही होंगे, सैंपल स्पेस भी अलग अलग होंगे। कभी कभी दोनों के इवेंट सेम हो सकते हैं। कैसे? जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आना, दूसरे बार भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं उसमें भी हेड आना, तो दोनों में आपका इवेंट क्या है, सेम है, बट उनके सैंपल स्पेस अलग अलग है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट का, डिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट को हमने डिस्कस किया। कुछ आगे और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, कुछ थ्योरम्स बात करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी में कुछ थ्योरम्स को लेके आते हैं। तो थ्योरम हमारे पास थ्योरम है एडिशन थ्योरम। तो अगर 2 इवेंट है तो ऐसा मान के चलते अगर मेंशन नहीं है तो वो डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब वो कि उनके बीच में कुछ कॉमन है। तो 2 इवेंट है जिसमें कुछ डिपेंडेंसी है, जिसमें कुछ कॉमन है, तो उनके जो एडिशन थ्योरम होगा उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखते हैं और उसको इक्वल करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक एग्जांपल लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं थ्योरम को। तो ये हमने डिस्कस किया कि ये एडिशन थ्योरम है प्रोबेबिलिटी का, और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो इनके बीच में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी भी इनके 0 हो जाएंगे, मतलब ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म नहीं रहेगा। तो इनके लिए जो एडिशन थ्योरम हो जाएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एडिशन थ्योरम को डिस्कस किया कि एडिशन थ्योरम क्या है। तो उसमें एडिशन थ्योरम हमने डिस्कस किया। तो एडिशन थ्योरम हमने एक एग्जांपल के लिए भी, एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए भी देखा है और डिपेंडेंट इवेंट के लिए भी हमने देखा। तो आगे कुछ और बात करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, या इसको हम इक्वेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो यहाँ पे क्या है कि b बाई ए है या a बाई बी है, तो इसमें ये अननोन होगा और इसमें क्या होगा, ये नोन होगा। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड।
या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ओकर्ड। इस तरह से हम क्या करते हैं, तो अगर ए और बी आपका क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्योंकि दोनों अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसमें क्या होगा, इनके सैंपल स्पेस अलग होंगे। और इस केस में अगर हमें बात करनी होगी, अगर इस केस में अगर इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में अगर हमें बात करनी होगी कि क्या होगा इनका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन इनका, तो इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों इवेंट आपका क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसमें कुछ भी कॉमन तो नहीं है, दोनों के सैंपल स्पेस भी अलग अलग हैं। अगर E1, E2, E3 अप टू En इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनके जो प्रोबेबिलिटी होंगे वो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू En जो होंगे वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका ये इन जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है कि अगर n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो उनके जो इंटरसेक्शनल प्रोबेबिलिटी होंगे, उनके कॉमन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होंगे। इसको आप 1 माइनस E1 कॉम्प्लीमेंट इंटू E2 कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस E1 कॉम्प्लीमेंट इंटू E2 कॉम्प्लीमेंट, तो ये आप हमने क्या किया, E1 यूनियन E2, तो ये दो फार्मूला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कि अगर बहुत सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके लिए इंटरसेक्शन का क्या फार्मूला होगा और उनका यूनियन का क्या फार्मूला होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम याद रखेंगे, आगे इसका यूज भी करेंगे। अगर ए और बी दो इवेंट्स है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि ओनली ए की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ और फॉर्मूले की बात करेंगे, अगर ओनली बी की बात होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए ओनली बी है और ये ओनली ए है। ये दोनों फार्मूला ओनली ए और ओनली बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे और आगे यूज भी करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कहने का मतलब नीदर ए नॉर बी या नन ऑफ ए बी की बात होगी तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ना तो ए हो और ना ही बी हो, तो इसको यानी कि ना तो ए हो या नन ऑफ ए बी हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे और यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और ये आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हमें याद रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। आगे हम बात करते हैं बेस थ्योरम का कि बेस थ्योरम क्या है। तो बेस थ्योरम का डिस्कशन करते हैं। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इफ ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये कुछ पॉइंट्स है पिछले स्लाइड्स का, फिर हम बात करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सब भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब हम बात करते हैं बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम की बात करते हैं कि क्या है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम पे आते हैं। मान लीजिए एस कोई सैम्पल स्पेस है, बड़ा एस आपका सैम्पल स्पेस है एंड E1 से लेके En एक n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। E1 से लेके En क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब किसी भी दो इवेंट में कुछ भी कॉमन क्या है नहीं। E1 टू En क्या है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। एस हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इफ A is any event occurs with E1, E2, E3 then according to आपका जो बेस थ्योरम होगा वो ये फॉर्मूला होगा कि EI अपन A इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला, आपका ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है।
तो ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है कि ई आई अपॉन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाई इंटू पी ए ई आई बाई सिग्मा पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई। तो इस फार्मूला से हम क्या करेंगे कि बेस थ्योरम का ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखेंगे, इसका यूज भी करेंगे हम आगे जहाँ आई का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, आपका n तक जाएगा। तो हम बेस थ्योरम को और समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको बेस थ्योरम को कि कैसे हैं। तो बेस थ्योरम को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये कोई इवेंट्स हैं तो जिसका ओकरेंस की बात हो रही है, तो उसका ओकरेंस एज एनी इवेंट ओकर्स विथ जो कि आपका है E1 से लेके En के साथ ए इवेंट जो है ओकर कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम ये फार्मूला आपका हो जाएगा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूज भी देखेंगे आगे कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आगे चलेंगे बेस थ्योरम में, लेकिन पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एटलीस्ट अगर कहीं वर्ड यूज किया हुआ है तो उसका मतलब मिनिमम होगा, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। एट मोस्ट का मतलब होगा मैक्सिमम होगा, और उसके लिए हम लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। कहीं पे अगर लिखा हुआ है एंड तो इसका मतलब प्रोडक्ट होती है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वर्ड यूज करेंगे। अगर और लिखा हुआ है तो इसका मतलब सम है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनियन वर्ड यूज करते हैं, यूनियन सिंबल यूज करते हैं। एडिशन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे कब, अगर आइदर और है, एटलीस्ट वंस है, या और है, इस तरह के वर्ड अगर लिखा है तो हम एडिशन थ्योरम को यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे कब, जब आपके पास वर्ड्स क्वेश्चन में गिवन है साइमल्टेनियसली, वन आफ्टर अदर, एज वेल एज, सक्सेसिवली, वन बाई वन, अल्टरनेटिवली, एंड, ये सब वर्ड्स अगर कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे। तो ये कुछ इन शॉर्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया है। चलते हैं हम आगे कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम को, फिर से बेस थ्योरम पे हम आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि 3 कॉइन को हमने टॉस किया है एक ही समय पे, एट ए टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड एंड ऑल्सो एट लीस्ट 1 टेल। पहले हम बात करते हैं गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, अधिकतम कितना 1 हेड होना चाहिए। तो एट मोस्ट कितना हेड होना चाहिए, एट मोस्ट 1 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड की बात कर रहे हैं। अधिकतम 1 हेड होना चाहिए, या 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है या 0 हेड हो सकता है। हेड जो हो सकता है वह 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो हेड 1 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। तो 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस आपका 12 होगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। सैम्पल स्पेस क्या क्या हो जाएंगे, तीनों कंडीशन में हेड ही आ जाए, या फर्स्ट वाले पे हेड आए, या सेकेंड वाले पे हेड आ सकता है, थर्ड वाले पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड आ सकता है, 2 पे टेल आ सकता है, यानी कि हेड फर्स्ट वाले पे आ जाए, हेड सेकेंड वाले पे आ जाए, हेड थर्ड वाले पे आ जाए, या तीनों पे आपका क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये 8 सैम्पल स्पेस आपके हो सकते हैं। सैम्पल स्पेस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 2 टू द पावर n से कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला होगा किसमें, कॉइन्स के केस में, और 6 टू द पावर n होगा अगर ये आपका डाई का केस होगा तो यहाँ पे हेड की संख्या जो है 1 हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 के इक्वल होगा एक, और एक 0 होगा। तो 1 होगा तो क्या होगा, 1 जब होगा तो कितने केसेस में 1 होंगे, 1 2 3 केसेस में 1 है, तो 3/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, और एक केसेस में टेल है तो 1/8 आपका हो जाएगा, क्योंकि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वल्स टू 1 जो हो जाएगा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 8 है, तो 3/8 हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर हमें कैलकुलेट करना है कि एटलीस्ट 1 टेल हो, एटलीस्ट 1 टेल हो। तो टेल की संख्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि 1 - 0 हो सकती है। आपका क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी संख्या कितना हो सकती है, टोटल में से हम 0 माइनस कर देंगे तो भी निकाल सकते हैं, या 1 2 3 हो सकती है, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी टेल की संख्या क्या हो, मोर देन एटलीस्ट वर्ड यूज किया है इसलिए हमने सिंबल लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन ऑफ टेल लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 इक्वल टू, तो यहाँ ऑलरेडी है। तो टेल की संख्या 1 से कम हो, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से कम हो, 1 से कम हो तो यानी कि 0 हो, यानी कि वैसा केस कितना है, एक ही है वैसा केस।
तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 8 हो जाएगा, तो ये आपका 7 बाई 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को देखा जो 2 केसेस के लिए था कि एक केस में आपका क्या है कि हेड जो होना चाहिए वो एटमोस्ट 1 होना चाहिए, तो इसलिए हमने सिंबल जो यूज किया जो हमने लेस देन इक्वल टू सिंबल यूज किया, और एटलीस्ट वर्ड के लिए हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने सिंबल यूज किया। कैसे, हमने देखिए एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू सिंबल यूज करना है, ये हमने पहले डिस्कस किया इससे पहले। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा, कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। तो फिर एक और क्वेश्चन है कि इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट ए टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड एटमोस्ट 1 टेल। यह आप दोनों एक साथ ही, एटलीस्ट 1 हेड एंड एटमोस्ट 1 टेल, तो ये दोनों इवेंट अभी एक साथ है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। एटलीस्ट 1 हेड हो, तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए हमने एटलीस्ट 1 हेड हो और एटमोस्ट कितना टेल हो, एटलीस्ट 1 हेड हो और एटमोस्ट 1 टेल हो। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम कितना टेल हो सकता है, 1 टेल हो सकता है, तो यहाँ पे 1 टेल है। एटलीस्ट 1 हेड हो, तो यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 2 हेड हो, एटलीस्ट 1 हेड हो, तो इसमें देखिए वह 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, एटलीस्ट कम से कम। और बात करें एटमोस्ट 1 टेल हो, तो अधिकतम 1 टेल हो सकता है, तो यहाँ पे 1 टेल है अधिकतम और यहाँ पे 0 टेल है। तो ये हमारे पास 4 इवेंट्स है, तो नंबर ऑफ इवेंट 4 है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 8 है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/8 और यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमने इस पर्टिकुलर इवेंट को ही कैलकुलेट कर लिया और उसका नंबर देख लिया और फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि 4 कॉइन्स आर टॉस्ड एट ए टाइम। 4 कॉइन को हमने एक ही बार टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एटलीस्ट 2 हेड्स एंड एटलीस्ट 2 टेल्स कम। एटलीस्ट 2 हेड्स होना चाहिए और एटलीस्ट 2 टेल आना चाहिए। हेड भी 2 होना चाहिए और टेल भी कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 होगा, यानी कि 16 होंगे सैम्पल स्पेस। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है। अभी बात हो रही है इवेंट कैसा है कि एटलीस्ट 2 हेड हो, एटलीस्ट 2 हेड हो और फिर आपका क्या हो, एटलीस्ट 2 हेड हो, एक तो 16 हमारे पास सैम्पल स्पेस है, यहाँ पे मेंशन है 16 सैम्पल स्पेस। इवेंट है हमारा कि एटलीस्ट 2 हेड्स हो एंड एटलीस्ट और क्या हो, एटलीस्ट 2 टेल्स विल कम, एटलीस्ट 2 हेड्स एंड एटलीस्ट 2 टेल्स विल कम। तो इसको हम देखते हैं कि 2 हेड हो और 2 टेल हो। तो यहाँ पे हेड की संख्या है और यहाँ पे टेल की संख्या है। तो हेड की संख्या यहाँ पे 0 है, तो टेल की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। हेड की संख्या अगर 1 होगी तो टेल की संख्या 3 होगी। तो इस तरह से ये आपका क्या है, इवेंट है। अभी बात हो रही है, ये इवेंट है, अभी बात हो रही है कि एटलीस्ट कितने टेल्स हो, 2 टेल्स हो, एटलीस्ट 2 हेड्स हो और एटलीस्ट 2 टेल्स हो। तो यहाँ पे रिपीटेड है और ये आपका फेवरेबल है, तो एटलीस्ट 2 हेड्स हो और एटलीस्ट 2 टेल्स हो की बात हो रही है। तो दोनों में कितना होना चाहिए, 2 हेड भी होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, 2 टेल भी होना चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ आपका जो इवेंट हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे। तो और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, क्योंकि इसी में 2 हेड है और इसमें ही 2 टेल है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 6 आपका 6 हो जाएंगे और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 16 है, तो यहाँ से 3/8 हो जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रिपीटेड की बात होती है और यहाँ पे फेवरेबल है। तो यहाँ पे 2 हेड चाहिए था और यहाँ पे 2 टेल चाहिए था, तो यहाँ से हमने एटलीस्ट 2 हेड हो और 2 टेल हो तो ये इवेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये 6/16 हो जाएगा, फाइनली 3/8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ए कॉइन आर रिपीटेड 5 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया। एक कॉइन को 5 बार टॉस करना या 5 कॉइन को 1 बार टॉस करना, दोनों बात सेम होती है। यहाँ पे टॉसिंग में एक डाई को 2 बार रोल करना या 2 डाई को 1 बार रोल करना, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या करें, एक कॉइन आर टॉस्ड 5 टाइम्स रिपीटेडली, ठीक है ना। तो 5 बार लगातार हम उसको टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 32 हो जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स इन ओड नंबर ऑफ टाइम्स। हेड कब कब आएगा, फर्स्ट टाइम आ सकता है, थर्ड टाइम आ सकता है या
5th टाइम आ सकता है। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं, यहाँ पे सैम्पल स्पेस आपका 32 हो जाएगा। तो हेड कब कब आना चाहिए, हेड आपका ओड पे आना चाहिए, तो उसका कंडीशन 5 है, 3 पे आना चाहिए और 5 पे आना चाहिए। तो ये आपके इवेंट्स हो जाएंगे कि हेड आपका यहाँ पे इवेंट्स हो जाएंगे। और यहाँ से हम तो ये फेवरेबल अब आपका बी आपका फेवरेबल है और ये आपका क्या है रिपीटेड है, तो 5 बार रिपीट किया हमने और हमारा फेवरेबल क्या है बी है। तो फेवरेबल क्या 1 3 5 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा जो 5 10 15 1 16 नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे और सैम्पल स्पेस आपका 32 है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो जो आपका फेवरेबल है वो आपको यहाँ पे नीचे से देखेंगे और जो आपका रिपीटेड है वो यहाँ ऊपर रहेगा। जैसे 5 बार रिपीटेड है, यहाँ पे द हेड अपीयर्स इन ओड नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे अपीयर हुआ है, यहाँ पे अपीयर हुआ है और यहाँ पे। तो इस तरह से इनके जो नंबर ऑफ इवेंट्स आपका हो जाएंगे वो 5 है, 10 है और 1 है, तो यहाँ पे 16/12 32 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर और क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉइन इज रिपीटेड 5 टाइम्स, एक कॉइन को 5 टाइम रिपीट किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स आर मोर देन द नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स क्या है, नंबर ऑफ टेल्स से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी सैम्पल स्पेस 32 होंगे और अगेन आपका ये ऐसा हो जाएगा आपका हेड के लिए। बात हो रही है कि नंबर ऑफ हेड्स आर मोर देन नंबर ऑफ टेल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड अगर आपका 3 है तो नंबर ऑफ टेल कितने हैं 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए उल्टा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, इतना नहीं होगा, ये सब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 16 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे, तो ये भी आपका 16 हो जाएगा, तो ये भी आपका 1/2। फिर हम बात करते हैं, दो 2 डाइज आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाई शुड कंटेन ए प्राइम नंबर और ए टोटल ऑफ 8। 2 डाई को हमने रोल किया है, तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाई शुड कंटेन ए प्राइम नंबर, फर्स्ट डाई पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 5 ये सब नंबर हो सकते हैं, या टोटल कितना होना चाहिए, दोनों डाई पे 8 होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका ये फर्स्ट ए जो इवेंट है वो फर्स्ट डाई पे प्राइम नंबर है और बी क्या है, टोटल पे आपका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहाँ पे सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 16 है और ए जो इवेंट है वो ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, फर्स्ट डाई पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है और 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से स्टार्ट है प्राइम नंबर, तो 2 3 5 आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट डाई पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, तो फर्स्ट डाई पे प्राइम नंबर आ रहा है आपका, तो 2 3 5 आपका प्राइम नंबर, तो इसके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे आपके। फिर बात करें बी है कि ये टोटल 8 होना चाहिए, तो बी की बात करते हैं टोटल कितना होना चाहिए 8, तो 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना है 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट 5 है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 6 कॉमन है, 3 5 कॉमन है और 5 3 कॉमन है। तो इस कॉमन इवेंट कितना है, तो दोनों चीज़ जो हो, फर्स्ट डाई शुड कंटेन ए प्राइम नंबर और ए टोटल कितना होना चाहिए 8, तो इनका इंटरसेक्शन कितना है, ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, क्योंकि यहाँ और वर्ड है, और का मतलब यूनियन होगा, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दिए हैं, तो ए हो जाएगा 18/36 और बी हो गया 5/36 और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3/36, तो ए यूनियन बी निकाल देंगे इस फॉर्मूला से, एडिशन थ्योरम से, और यहाँ से ही आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे और वर्ड यूज किया था, तो और वर्ड यूज किया इसलिए हमने ए यूनियन बी निकाल दिया। फिर और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 2 डाइज आर रोल्ड 2 टाइम्स, 2 डाइज आर रोल्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर गेटिंग ए सम 7 एटलीस्ट वंस और ओनली वंस ट्वाइस। तो 2 डाई को हमने रोल किया है, 2 डाइज आर रोल्ड, ठीक है ना, तो 2 डाइज आर रोल्ड 2 टाइम्स, और 2 डाइज आर रोल्ड 1 टाइम यहाँ लिखेंगे, 2 टाइम नहीं, एक ही बार है, क्योंकि 2 डाई है आपका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर गेटिंग ए सम कितना होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए, एटलीस्ट वंस आना चाहिए, ओनली वंस आना चाहिए और ट्वाइस आना चाहिए सम। तो हम बात करते हैं अभी, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यहाँ पे 36 हो जाएगा, सम ठीक है, हाँ 2 टाइम्स ही यहाँ पे है, हाँ मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पे थोड़ा सा, ये 2 टाइम्स ही है, 2 टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 डाइज आर रोल्ड 2 टाइम्स, 2 डाई को हमने 2 बार रोल किया है,
तो कह रहा है कि 7 जो है, सम जो 7 है वो एटलीस्ट वंस आए, ओनली वंस आए और ट्वाइस है। 7 एक बार आए, एक ही बार आए और या तो 2 बार आए। तो इवेंट ए है कि 7 फर्स्ट ट्रायल में आए और इवेंट बी है कि 7 क्या है, सेकेंड ट्रायल में आए। हम 2 बार रोल कर रहे हैं तो फर्स्ट ट्रायल में 7 आ जाए या सेकेंड ट्रायल में आ जाए। एटलीस्ट वंस आए, एटलीस्ट वंस मतलब एक बार आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। ट्वाइस आए मतलब दोनों बार आए। ओनली वंस आए मतलब एक ही बार आए। तो अभी हम बात करते हैं ए का कि एटलीस्ट वंस आए। तो सम फर्स्ट ट्रायल पे फर्स्ट गो में सम फर्स्ट ट्रायल में 7 आए, उसके लिए ये सब इवेंट हो सकते हैं। अगर हम तो इससे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो 1/6 आपका होगा कि क्योंकि एक 7 से सम 7 आना चाहिए, तो 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है और 6 1 हो सकता है। तो यहाँ से आपका सम 7 हो गया। तो यहाँ से आपका सम 7 हो रहा है, तो या तो फर्स्ट ट्रायल में आ जाए। सेकेंड ट्रायल में आने के लिए इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा बी, तो उसमें भी सेकेंड ट्रायल में भी सेम ऐसा ही होगा, तो 1/6 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं एटलीस्ट वंस, ओनली वंस और ट्वाइस की बात करते हैं। तो एटलीस्ट वंस यानी कि ओनली वंस और ट्वाइस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अभी निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 - 1/6। बी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। तो एटलीस्ट वंस कहने का मतलब है कि ए यूनियन बी, हमने इससे पहले देखा है, इससे पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो एटलीस्ट वंस कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसको निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एटलीस्ट वंस को। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं ओनली वंस को। कैसे, तो ओनली वंस मतलब कि पहली बार में आ जाए और दूसरी फर्स्ट ट्रायल में आए, बी में नहीं आए, या ए में नहीं आए बी में आए। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए हम दोनों को इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, इसके प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो इसके दोनों के प्रोडक्ट से हम निकाल दिया और बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो ओनली वंस मतलब कि पहली बार आए या पहली बार नहीं आएगा तो दूसरी बार आए। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए हम इनके प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर लिया कि इनके कंबाइंड इवेंट, इनके दोनों का जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा वो अलग अलग निकाल के हम दोनों को ऐड कर दिया हमने। ट्वाइस की मतलब कि पहली बार में भी आए, मतलब कि दोनों में आपका आ जाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया और इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/36। तो इस तरह से हमने जो आपका प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था उसको हमने पूरा यूज किया यहाँ पे, और हमने फाइंड आउट कर दिया कि कहाँ वैल्यू क्या होंगे। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं कि 2 डाइज आर रोल्ड ट्वाइस 2 टाइम्स, सेम क्वेश्चन है आपका। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर गेटिंग ए सम 7 एटलीस्ट वंस ट्वाइस। ठीक है, इसको स्क्वीप करते हैं। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं। 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाई को हमने क्या कर दिया है, रोल कर दिया है। 2 डाइज आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर सम 7 नॉर सम 11। सम क्या होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए और 11 भी आपका क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 2 डाई को हमने रोल किया है, तो ना तो सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, ना हमें क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो सम 7 होने का प्रोबेबिलिटी देख लेंगे और 11 होने का देखेंगे और उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो सैम्पल स्पेस आपका 36 हो जाएंगे, तो 36 सैम्पल स्पेस हो जाएगा। ए है सम 7 होना चाहिए, बी क्या हो सम 11 हो। 7 का हो सकता है जब आपका 1 6 आए, 2 5 आए, 3 4 आए, तो इससे 7 आपका हो सकता है। 11 के लिए कितना होना चाहिए, 5 6 हो या 6 5 हो। ना तो 7 आना चाहिए, ना क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे, बी निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, बी निकाला, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। ना तो 7 आए, ना तो आपका क्या है 11 आए, यानी कि ना तो 7 आना चाहिए, ना तो 11 आना चाहिए, और दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, यानी कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ए, क्योंकि ए और बी में आपका, ए और बी में कोई भी कॉमन तो है नहीं,
यहाँ पे देख सकते हैं किसी इसमें तो कॉमन कुछ है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट की तरह है, तो कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन उनके 0 हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी लिखेंगे। 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या पी डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1/6 हो जाएगा और ये आपका 1/18 हो जाएगा। पी ए 1/6 है और पी बी 1/18 है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से पुट कर देंगे तो ये आंसर। तो ये हमारा है कि नाइदर क्या हो आपका सम 7 हो और नॉर सम कितना हो 11 हो, उसको हमने कैलकुलेट किया। कुछ और क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए डिटर्मिनांट इज चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनांट्स ऑफ ऑर्डर 2। कोई डिटर्मिनांट 2 ऑर्डर का है, उसमें से हमने क्या किया कि एक डिटर्मिनांट को चूज किया। एलिमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन डिटर्मिनांट इज नॉन जीरो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिटर्मिनांट है उसका वैल्यू नॉन जीरो है। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस, यहाँ पे क्या हो सकता है, एलिमेंट आपका 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। डिटर्मिनांट का ऑर्डर क्या है, 2 है। डिटर्मिनांट्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि 2/2 है। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 होंगे। तो 4 पोजीशन पे आपका 4 पोजीशन होगा, ए बी सी डी। यहाँ पे 0 1 हो सकता है, 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 यानी कि सैम्पल स्पेस आपका कितना हो गया, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी है आपका, 0 1 0 1 होने से आपका 16 हो जाएगा सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे 0 1 हो सकता है, यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अभी कि 16 हो सकते हैं सैम्पल स्पेस। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन डिटर्मिनांट इज नॉन जीरो। क्या प्रोबेबिलिटी की जो हमने डिटर्मिनांट चूज किया वो नॉन जीरो है, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। और नॉन जीरो हो यानी कि 0 क्या हो ना, 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे तब जाके 0 होंगे। तो ये है कि इनका डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो सकता है आपका, +1 हो सकता है, माइनस हो सकता है। और 0 नॉन जीरो हो मतलब कि क्या हो, 0 नहीं हो यानी कि 0 नहीं है, तो या तो 1+1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। तो 0 तो नहीं होना है, तो हम देखते हैं कि कितने होंगे। तो +1 हो सकता है, तो क्या कंडीशन हो सकता है, या इस तरह से 3 कंडीशन हो सकता है जिसमें +1 होगा। -1 के लिए ये 3 कंडीशन है, तो 3 और 3 6 कंडीशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, 16 है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 6/16 हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा। तो जो डिटर्मिनांट जब 0 ना हो, कहने का मतलब या तो +1 हो या -1 हो, और तो कुछ हो नहीं सकता है। 2 3 तो हो नहीं सकता है। चारों का चारों एलिमेंट भी अगर सेम हो जाएंगे तो 1 और 1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो होना नहीं है। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या 16 है और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 6 है, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा, तो 3/8। तो इज नॉट इक्वल टू 0 कितना है, 3/8 है। इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 5/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, हमें निकालना है। तो वो आपका कितना हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब हमने कैलकुलेट कर दिया कि निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसकी हमने डिस्कस किया। नॉन जीरो हो, इज नॉट इक्वल टू 0, और उसका आंसर ये हो जाएगा आपका। अगर लेस देन निगेटिव हो उसकी बात भी कर सकते हैं, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 हो, वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे हम बात करते हैं कि कार्ड का क्वेश्चन एक लेते हैं कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक किसी पैकेट में 52 कार्ड्स है और एक कार्ड को हमने पिक किया है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ए डायमंड नॉर ए फेस कार्ड। ठीक है ना, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो डायमंड है और ना ही क्या है फेस कार्ड। तो कार्ड के बारे में कुछ अभी डिस्कस करते हैं। कार्ड में हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि आपका 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 26 रेड कार्ड्स में 13 हेड हार्ट्स होंगे और 13 डायमंड्स होंगे। ये हार्ट है और ये आपका क्या डायमंड है। अगर हम बात करेंगे ब्लैक कार्ड्स का तो 13 से स्पेड्स होंगे और उसमें 13 क्लब होंगे। ये स्पेड है और ये हमारा क्या है, क्लब है। सबका सब में क्या है, 13 होंगे, इस 13 आपके होंगे। उसमें आपका क्या है,
4 एस होंगे, 4 आपका 2 4 6 8 10 होंगे और 4 1 3 5 7 होंगे। फिर आपका ये जैक होंगे, क्वीन होंगे और किंग होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा फेस कार्ड्स है। तो अभी हम बात करते हैं कि ना तो वो आपका डायमंड है और ना ही फेस कार्ड है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को हमने ड्रॉन किया तो उसका डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/13। तो डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, डायमंड कार्ड, फेस कार्ड, नीदर ए डायमंड नॉर ए फेस कार्ड। तो डायमंड होने का क्या है प्रोबेबिलिटी, डी आपका क्या डायमंड होने का है तो 13/52। फेस कार्ड कितना है 4 है और फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12 है। तो जैक, क्वीन और किंग और हर एक 4 टाइप का होंगे, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप। तो ये कितने होंगे 12 होंगे, तो 12/52 होंगे। तो फेस कार्ड कितना हो जाएगा 12/52। डायमंड कितना हो जाएंगे 13/52। इन दोनों में आपका कॉमन क्या हो जाएगा, आपका फेस कार्ड आपका जो होगा 3 फेस कार्ड क्या होंगे कॉमन होंगे। तो डी इंटरसेक्शन एफ कितना होगा 3 होगा, तो 3/52। नाइदर फेस नॉर डायमंड होना चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो इससे निकाल सकते हैं 1 - डी यूनियन एफ, यानी कि 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एफ। और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, सब वैल्यूज पता है हमें, तो पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे और आंसर हो जाएगा 30/52। तो इस तरह से हमने एक कार्ड का क्वेश्चन लिया और उसको हमने सॉल्व किया कि कैसे आपका नीदर ए डायमंड कार्ड हो नॉर ए फेस कार्ड हो। कुछ और कार्ड्स के क्वेश्चन लेते हैं कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम एट ए रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम स्वीट। आपका एक ही स्वीट से है, नो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम स्वीट। तो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं सेम है 4। अगर हम प्रोबेबिलिटी ए की बात करें तो ये है हमारा कि 4 कार्ड्स क्या है सेम सूट का है। बी है कि नो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट। सेम सूट मतलब अगर डायमंड है तो डायमंड की बात हो रही है, हार्ट है तो हार्ट की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि ऑल 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट, यानी कि हमने क्या किया डायमंड से एक लिया, एक हार्ट से लिया, एक स्पेड से लिया, एक क्लब से लिया, टोटल हमने कितना लिया 4 लिया। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा उसका कि हमने ऑल 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट। तो ऑल 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट। ऑल नो 2 कार्ड्स आर अभी बात करते हैं तो ये आपका इतना हो जाएगा, नो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट, तो हमने एक कार्ड हमने डायमंड से लिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी हमारा क्या है कि नो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट। तो इसमें क्या होगा कि दो कार्ड किसी सेम सूट से नहीं, सब कार्ड क्या है अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमने क्या किया इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो ये 13⁴ हो जाएगा और यहाँ पे 4 × 13, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑल 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सूट और यहाँ पे कह रहा है नो 2 कार्ड्स, यानी कि चारों का चारों अलग है। तो ये चारों का चारों आपका क्या है इंडिपेंडेंट है, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो बेस थ्योरम हमने कुछ फॉर्मूला देखा था बेस थ्योरम का। तो कोई 4 इवेंट है मान लीजिए, तो जिसमें एक 5वां इवेंट है जो कि आपका 4 इवेंट के साथ कुछ कॉमन है। तो बेस थ्योरम को भी डिस्कस करते हैं, हमने इससे पहले भी दिखा है, तो अभी थोड़ा सा फिर और डिस्कशन करते हैं बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम को डिस्कशन करते हैं। तो 4 हमारे पास म्यूचुअली मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 4 म्यूचुअली इवेंट्स हैं। इन जनरल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मान के चलते हैं यहाँ पे 4 इवेंट्स हैं। तो कोई ये हमारा क्या है आर्बिट्रेरी इवेंट्स है जो चारों इवेंट्स के साथ क्या है कुछ ना कुछ कॉमन करता है। तो हमें बात करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका जो कॉमन होगा, इसका जो कॉमन होगा, इसका जो कॉमन होगा, इसका जो कॉमन होगा, चारों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा। तो लेकिन अगर हम एन की बात करेंगे तो सब एन जितना कॉमन है सबको ऐड कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं हम कैसे, E1 × ए इंटरसेक्शन E1 को लिख सकते हैं E1 × A/E1, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के हम इस तरह का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब बाकी के लिए हम ऐसा लिखेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से EI × प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए बाई ई आई, और आई कहाँ से 1 टू लेके एन चल रहा है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको बोलते हैं ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमारा नोन है, टोटल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए लिखते हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई आई इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख सकते हैं इस थ्योरम से इतना। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला हो गया, जिसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी इज नोन। तो यहाँ से आपका क्या है, ये फार्मूला है, और इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग किसमें, बेस थ्योरम में। तो ये हमने बेस थ्योरम एक सिंपल एग्जांपल से समझाया है कि बेस थ्योरम में अगर आपको 4 इवेंट लिखना है तो ये लाइन लिख सकते हैं। यही मेन लाइन है समझने का बेस थ्योरम में कि ये लाइन कैसे होगा। तो 4 इवेंट का एग्जांपल लेकर हम समझा सकते हैं कि 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका ए का कॉमन है E1 के साथ, E2 के साथ, E3 के साथ, E4 के साथ, चारों को जोड़ कर देंगे तो हम ये लिख सकते हैं। बट यहाँ पे इन जनरल हमने एन के लिखा है, और ये फार्मूला हमारा हो जाएगा बेस थ्योरम का फार्मूला। अभी कैलकुलेट करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस थ्योरम पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। 60% क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट्स है। 10% क्या है, सेल्स, इसमें से ऑफ दिस 10% क्या है, उसमें से 10% सेल्स डिपार्टमेंट में है। द एम्प्लॉय हु डिड नॉट ग्रेजुएट्स फ्रॉम द कॉलेज आर 80% इन द सेल्स डिपार्टमेंट। इसमें से तो आपका 60 में से 10% है, और बाकी जो है वो उसमें से जो ग्रेजुएट नहीं है वो है 80%। एक किसी पर्सन को हमने रैंडमली पिक किया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज इन द सेल्स डिपार्टमेंट। फिर क्वेश्चन है कि नाइदर इन द सेल्स डिपार्टमेंट नॉर ए कॉलेज ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंडीशनल बेस थ्योरम को, और उससे कैलकुलेट करेंगे। तो ये मान लीजिए कि क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट है, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.6। ए कम्प्लीमेंट क्या है कि वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, तो उसका परसेंटेज कितना है, 4% है। दो चीज़ें यहाँ पे, कॉलेज ग्रेजुएट है और एम्प्लॉई है, और कॉलेज आपका तो बहुत सारे एम्प्लॉई है, जिसमें क्या है कि 60% ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। तो 60% उसमें से क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट्स है। बी है क्या है, बी का मतलब क्या है, वो सेल्स डिपार्टमेंट्स में से है। तो बी का मतलब क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट्स पे है। तो एम्प्लॉई जो भी है उसमें क्या है, या तो कॉलेज ग्रेजुएट्स है या आपका सेल्स डिपार्टमेंट्स का एम्प्लॉई है। तो उस दोनों में कुछ कॉमन भी है, और वो कॉमन आपका कितना है, ऑफ दिस 10% आर इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो कॉमन भी देखेंगे क्या है कॉमन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब कि सेल्स डिपार्टमेंट में है, और वो क्या है, कॉलेज ग्रेजुएट्स है। कॉलेज ग्रेजुएट्स नॉन है और सेल्स डिपार्टमेंट अननोन है। उसका परसेंटेज कितना है, 10% है, गिवन है। जो डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। बी बाई ए कम्प्लीमेंट कितना है, ए कम्प्लीमेंट मतलब कि कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, वो कितना है हमारा, 80% है। कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और सेल्स डिपार्टमेंट में है, वो कितना है, 80% है, यानी कि 0.8। अभी हम कैलकुलेट करते हैं द पर्सन इज इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो बी कहने का मतलब क्या है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगा वो इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो इसको हम बेस आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, और इसको यहाँ से ऐसा लिखेंगे। इसको फर्दर यहाँ पे इसका सबके वैल्यू पता है हमारे पास, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर ए का आ जाएगा। ये कहाँ से आया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में दो है, आपका क्या है, आपका या तो कॉलेज ग्रेजुएट्स है या कॉलेज ग्रेजुएट्स नहीं है। तो उनके जो कॉमन होंगे उसको ऐड कर देंगे तो सेल्स डिपार्टमेंट में पता चल जाएंगे। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर बात करते हैं कि ना तो नीदर इन सेल्स डिपार्टमेंट नॉर ए कॉलेज ग्रेजुएट, मतलब कि उसका कॉमन क्या है कि कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और सेल्स डिपार्टमेंट में भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं है। तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए से, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा निकल जाएगा। इसका वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है, यहाँ पे ए भी पता है, इंटरसेक्शन भी पता है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी पता है कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे पता है। बी हमारा कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 0.38 है, ए है आपका 0.6 और दोनों का कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, तो हमने कैलकुलेट किया भी है। तो 0.1 इंटू 0.6 होगा, तो यहाँ से ये ब्रैकेट यहाँ होगा, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। माइनस हो जाएगा 0.38 इंटू 0.6 इंटू 0.06, तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा 0.08, और ये आंसर हो जाएगा बी का। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ये भी हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम पे कि आंसरिंग ए क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका टेस्ट स्टूडेंट। इधर अगर स्टूडेंट क्या हो सकता है, उसको वो तो जानता होगा आंसर, या उसको क्या करेगा गेस करेगा। दो ऑप्शन है कि या तो आंसर जानेगा या गेस करेगा। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोइंग द आंसर। आंसर पी है कि वो जानता है, और 1 - पी है कि वो आंसर को क्या करता है, गेस करता है। अज्यूम दैट इफ द स्टूडेंट गेस द आंसर टू द क्वेश्चन बी विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी। गेस करके अगर करता है तो 1/5 है उसका प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कम होगा, गेस करके देगा तो कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इफ द स्टूडेंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन गिव दैट टू ए क्वेश्चन गिवन दैट सॉल्व करेक्टली। तो किसी क्वेश्चन को उस स्टूडेंट ने करेक्टली सॉल्व कर दिया, तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानता होगा। तो जानता है यहाँ अननोन है, तो जानता है यहाँ अननोन है, और ये आपका क्या है, सॉल्व कर दिया, ये कंफर्म हो गया है। तो ये अननोन है, अभी इसको फाइंड आउट करना है, और ये कंफर्म है। तो यहाँ पे जो गिवन है कि ए मतलब वो आंसर को जानता है, जी मतलब वो गेस करता है, तो दोनों में कॉमन कुछ है। तो यहाँ पे वो गेस करता है, और आपका क्या है, यहाँ पे सैम्पल स्पेस है, गेसिंग का है, और जानता है, और इवेंट है आपका, और आपका कुछ क्वेश्चन सही करता है। यहाँ पे ई मतलब आंसर, ई यहाँ पे है आंसर्स द क्वेश्चन करेक्टली, मतलब कि वो क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर रहा है, जो कि आपको गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पी है। तो पी के मतलब पी है आपका, और पी जी आपका 1 - पी है। वो जानता है, अगर जानेगा तो ऑब्वियसली है, और अगर वो जानेगा तो जो आंसर देगा वो क्या होगा, करेक्ट ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। अगर वो जान रहा है, वो नोन है, वो जानता है कि उसका आंसर क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो करेक्टली आंसर करेगा, यानी आंसर द क्वेश्चन करेक्टली कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यानी कि पी ई बाई के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गेस करके देगा तो कितना परसेंट होगा, 1/5 होगा। अभी हमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना है कि पी ई कि वो करेक्टली आंसर करता है। तो करेक्टली आंसर करने के लिए दो चीज़ हो सकता है, या तो वो क्या करेगा, जानता होगा, या क्या करेगा, उसको गेस करेगा। तो इसको हम फिर ब्रेक कर सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, और इसके वैल्यू रखेंगे। पी के का वैल्यू पता है हमें कि पी है, पी ई बाई के कितना है, पी ई बाई के 1 है, बाकी चीज़ नोन है, पुट कर देंगे तो वैल्यूज आपका आ जाएगा। फाइनली आंसर आपका 5p/4p+1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेस थ्योरम का यूज करेंगे, और उसको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगेन एक क्वेश्चन लेते हैं बेस थ्योरम पे। ए बैग इज गोन एट रैंडम, ए बैग इज गोन एट रैंडम। तो 3 बैग्स है, बैग ए बी सी 3 बैग्स है, तो किसी एक बैग को रैंडमली हम सेलेक्ट कर लेंगे, और 2 बॉल को सिलेक्ट करना है। दे आर फाउंड टू बी 1 ब्लू एंड 1 रेड। ये कन्फर्म है कि वो उसमें से एक ब्लू है और दूसरा क्या है, रेड है। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल्स आर फ्रॉम बैग सी, कि क्या प्रोबेबिलिटी है। एक ये तो कन्फर्म हो गया कि वो ब्लू से है, और क्या है, रेड से है। वो ब्लू बॉल है और रेड बॉल है। हमने क्या किया, 2 बॉल को सिलेक्ट किया, दोनों बॉल पता चल गया कि ब्लू है और रेड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या है, बैग सी से है। बैग सेलेक्ट करने का तीनों बैग का सिलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3 है। तो तीनों बैग का सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। तो पी ए पी बी सी इक्वल होंगे, और वो 1/3 होंगे। फिर बात कर रहे हैं कि ई इवेंट है हमारा। इवेंट क्या है कि सिलेक्टेड जो बॉल सेलेक्ट किया वो सी से सिलेक्ट किया है, ये इवेंट ई है।
तो और ए हमारा क्या है, नोन है। ए क्या है कि जो बॉल है आपका, हमने क्या किया है, बॉल ए से लिया है या बॉल से बी से लिया है या बॉल से सी से लिया है। ये हमारा इवेंट है कि फाइंड द दैट द सिलेक्टेड बॉल्स। तो ये हमारा इवेंट है कि वो क्या है, एक दे आर फाउंड टू बी ब्लू एंड वन रेड। तो वो एक ब्लू है और एक रेड है। तो एक ब्लू बॉल और एक रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है ए में, बैग ए में। तो बैग ए में उसका ब्लू होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ब्लू कितना है, 1 है। तो एक ही में से 1 हो जाएगा। और रेड कितना है, 2 है। तो 2 में से 1 पिक होगा, लेकिन टोटल कितना है, 6 है। तो 6 में से कितना पिक कर है, 2। तो 6C2 हो जाएगा आपका क्या, उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा इस बैग में, बैग का। और ब्लू को पिक करने का है 1C1, और रेड को पिक करने का कितना हो जाएगा, 2C1। तो यहाँ से इसका E/A कितना हो जाएगा, 2/15। इसको फिर हम देखेंगे E/B, 1 ब्लू और 1 रेड किस में, हम देखते हैं अभी बी में, आपका बैग बी में। तो 2 है आपका ब्लू, उसमें से एक होने का 2C1, 3 में से एक होने का 3C1 और 6C2 हो जाएगा। इसी तरह से E/C क्या हो जाएगा, 3C1, 2C1, 3 है, 3 में से वो एक, या 2 में से एक, या 6C2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने E/A, E/B, E/C। ई हमारा क्या है कि ई हमारा ये है कि 1 ब्लू बॉल हो और 1 रेड बॉल हो। तो बॉल का बैक का पिक करने का प्रोबेबिलिटी तो तीनों का इक्वल होगा। बी एंड पी सी जो होगा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे आपस में, और वो आपका 1/3 होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्टेड बैक बॉल्स आर फ्रॉम बैक सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो आप कर रहे हैं वो या तो ए से हो सकता है, या बी से हो सकता है, या क्या हो सकता है, सी से हो सकता है। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका ये नोन हो, इवेंट आपका नोन हो, और आपको क्या की प्रोबेबिलिटी हो, आपको क्या करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इवेंट हुआ है, या 1 ब्लू बॉल और 1 रेड बॉल का, कि वो सी बॉल में सी बैक से हुआ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं, वैल्यू नोन है। ई इंटरसेक्शन ए आपको पता है, कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू E/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू E/B। तो यहाँ से ये निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट तो नोन है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सी बैक से है। तो इसको निकाल सकते हैं सी इंटरसेक्शन ई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ई हम निकाल सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, और ये फॉर्मूला यूज करके, और यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 1 बॉल ब्लू है और 1 बॉल रेड है, वो हमने बैक सी से कैलकुलेट किया। तो इस तरह से हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को देखा है। हमने बेस थ्योरम तक हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखा, कुछ बेसिक्स देखा। तो आज के क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।